अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान मूवमेंट हमारा टॉपिक नंबर 4 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस तरह पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ी थी। और हमारे पास आज लेक्चर नंबर 17 है पाकिस्तान अफेयर्स का, यानी कि हम हिस्ट्री को एक तरतीब से बयान कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बयान कर रहे हैं। तो हमारे पास आज लेक्चर नंबर 17 है। तो स्टूडेंट्स, कहानी कुछ इस तरह से है कि मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं इसका बैकग्राउंड और डिटेल हिस्ट्री। तो ये साइमन रिपोर्ट्स के साथ पेश यानी कि की जानी थी, लेकिन नेहरू गेव इट्स रिपोर्ट बट इट वाज रिजेक्टेड, क्योंकि ये सेकुलर इंडिया के खिलाफ होती है और इसमें सिख, मुसलमान, ईसाई और बुद्ध मत के मानने वाले और बाकी जो मज़ाहिब के लोग होते हैं उनका कोई जिक्र नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की वेलफेयर की बात हो रही होती है कि इवन के जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी इसका बाइकआउट कर देते हैं। ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो कायद-ए-आज़म के जो 14 नकात हैं वो असल में नेहरू रिपोर्ट का सब्स्टिट्यूट है। नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में पेश किए जाते हैं कि जब 1928 के अंदर नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो उसमें सुभाष चंद्र बोस, कायद-ए-आज़म, लामा इकबाल और आगा खान और जो बाकी लीडर्स हैं इंडिया के, वो उससे बाइकआउट कर देते हैं। नेहरू भी उसको कह देते हैं कि सेकुलर नहीं है और हम किस तरह से अब इंडियन कम्युनिटी को, पीपल को रागिब करेंगे कि कांग्रेस सेकुलर जमात है, जबकि इसके अंदर हिंदू की जो अजारादारी है और हिंदुत्व का जो माइंड सेट है वो नजर आ रहा है। तो मुस्लिम लीग का इजलास होता है, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं और एट दी एंड कायद-ए-आज़म अपने 14 नकात पेश करते हैं जो कि आगे चल के पाकिस्तान मूवमेंट में भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो हिंदू हैं वो कायद-ए-आज़म के 14 नकात का मजाक उड़ाते हैं तो बाद में इससे मुसलमानों के दिल और दुखते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम जो टू नेशन थ्योरी पे चल रहे होते हैं वो टू नेशन थ्योरी और वाज़ेह हो जाती है और उसके बाद 1947 के अंदर पाकिस्तान एस्टेब्लिश हो जाता है। तो मुस्लिम लीग का जो इजलास था 9 मार्च 1929 का, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास था 9 मार्च 1929 को, जिसमें सर आगा खान और मोहम्मद शफी ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं नेहरू रिपोर्ट को कि ये मोतीलाल नेहरू ने क्या काम कर दिया है। अब वैसे एक लिहाज से उन्होंने सोचा कि अब कांग्रेस जो है, जो सेकुलर इंडिया की बात करती थी, जो बात करती थी कि हम इंडिया के हर मजहब, हर कौम, हर रंग नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया कि मोतीलाल नेहरू साहब को जो काम सौंपा गया था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि जिसमें तमाम पार्टी शामिल थी, उन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की वेलफेयर की बात की है। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना जो है कायद-ए-आज़म, वो इंग्लैंड में थे, तो वो मई 1928 को वापस आते हैं और अगले साल इन मार्च 1929 मार्च 1929 में जो मुस्लिम लीग का इजलास होता है दिल्ली में, जिसकी सरबराही कायद-ए-आज़म कर रहे होते हैं, जिन्ना कर रहे होते हैं, तो वो वहां पर अपने 14 नकात पेश कर देते हैं। जो कायद-ए-आज़म के 14 नकात हैं उनको इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इंडियन अफेयर्स के अंदर भी काफ़ी अहमियत हासिल है। तो कायद-ए-आज़म के 14 नकात कुछ इस तरह से है कि हमारे पास नंबर 1 है कि आइंदा आइन वफाकी हो जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हासिल हों। तो आगे हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, तमाम सूबों को, खास तौर पर बलूचिस्तान को मसावी हकूक दिए जाएं, खुद मुख्तारी दी जाए, इक्वल राइट्स दिए जाएं। नंबर 3, मुल्क की तमाम कानून साज मजालिस को यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इस तरह से तरतीब दिया जाए कि हर सूबा में अकलियत को मौसर नुमाइंदगी हासिल हो और किसी सूबा में अक्सरियत या मसावी हैसियत में तस्लीम न किया जाए, यानी कि हर कम्युनिटी को इक्वल राइट हासिल हो। नंबर 4, मरकजी असम्बली में, यानी कि जो मरकज है, सेंटर है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अंदर मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, 1/3 दिया जाए। नंबर 5, हर मजहब को जुदागाना इंतखाब का हक हासिल हो। नंबर 6, यानी नंबर 5 पे ही रहते हैं कि हर मजहब को जुदागाना इंतखाब का हक हासिल हो, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की यहाँ पर बात की गई है। नंबर 6, सूबों में आइंदा कोई ऐसी स्कीम अमल में ना लाई जाए
جس کے ذریعے صوبہ سرحد بلوچستان اور بنگال میں مسلم اکثریت متاثر ہو. صوبہ سرحد مینز آج کا خیبر پختونخوا. نمبر 7، ہر قوم و ملت کو اپنے مذہب، رسم و رواج، عبادات، تنظیم و اجتماع اور ضمیر کی آزادی حاصل ہو. نمبر 8، کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے جسے کسی قوم کے 3/4 ارکان اپنے قومی مفادات کے لیے حق میں قرارداد دیں. یعنی کہ اگر کسی ایک قوم کو صرف ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے تو وہ بات نہ مانی جائے. نمبر 9، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے علیحدہ صوبہ بنایا جائے. نمبر 10، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات کی جائیں. نمبر 11، سرکاری ملازمین اور خود مختار ادارے یعنی کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے. نمبر 12، آئین میں مسلمانوں کی ثقافت، تعلیم، زبان، مذہب، قوانین اور ان کے فلاحی اداروں کے تحفظ کی ضمانت دی جائے. نمبر 13، کسی صوبے میں ایسی وزارت تشکیل نہ دی جائے جس میں 1/3 وزیروں کی تعداد مسلمان نہ ہو. نمبر 14، ہندوستانی وفاق میں شامل ریاستوں کو اور صوبوں کی مرضی کے بغیر مرکزی حکومت آئین میں کوئی تبدیلی نہ کرے. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیے گئے، جس میں مسلمانوں کی بھی بات ہوگی، دوسری کمیونٹی کی بھی بات ہوگی، اور جو دیگر ریاستیں تھیں ان کی بھی بات ہوگی، بلوچستان کی محرومی دور کرنے کی بھی بات ہوگی، اور سرحد صوبہ جو آج کا خیبر پختونخوا ہے اس کی بھی بات ہوگی. تو یہ قائد اعظم کے 14 نکات ہمارے سامنے تھے. تو اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی ٹاپک کو لے کر کوئی بھی کوشچن آتا ہے تو وہ آپ کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو بن جائے گی. تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.